वक्त आ गया है। कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है। ये जमहूरियत की जंग है। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ताए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब में जो है वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे। इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी आप सुन रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब को और फिर मरियम नवाज साहबा को, और मरियम नवाज साहबा का जो लबो लहजा है वो बता रहा है कि वो एक तहरीक चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें आने वाले दिनों में एक मोमेंटम बनाएंगी और उस मोमेंटम को ये ले जाएंगे जनवरी और फरवरी तक, और मार्च में सेनेट इंतखाबात से पहले जो भी अचीव करना है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेनेट इंतखाबात एक ऐसे इंतखाबात हैं जिसके बाद जो अपोजिशन की वाहिद अक्सरियत अगर किसी जगह पर रह जाती है तो वो सेनेट में है। वो भी इनके हाथों से अगर चली जाती है तो इमरान खान साहब के हाथ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो अपोजिशन में हैं। अब हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तो बड़े अहम मेहमान हैं। डॉक्टर चौधरी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। PMLN के आप मेंबर हैं और यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। चंद सेकंड में आप भी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे बात करेंगे। और दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इदारों के खिलाफ वाला बयानिया या इदारों के खिलाफ बयानिया नहीं है। हमने ये महसूस किया कि जब नवाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर की तो उसके बाद हमें PMLN के लोग कुछ डिफेंसिव नजर आए। उन्होंने कहा जी हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, ये मियाँ साहब का एक उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन मियाँ साहब खुल के इदारों के खिलाफ भी बात करते हैं। एक्चुअली ये मौक़िफ़ है क्या? वन लाइनर में आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि PMLN चाहती क्या है, इदारों से क्या चाहती है, कि इदारे क्या करें और कैसे हो जाए कि PMLN खुश हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में लाहौर में आपके साथ वन प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। आपकी दावत का भी शुक्रिया। देखिए, आपने कहा है जी कि वन लाइनर, पहले तो मैं इसका जवाब दूंगा और फिर दूसरा जो आपने कहा कि मेम्बरान शायद डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं या क्या सूरत हाल है। वन लाइनर तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो ये है कि मुल्क को आइन और दस्तूर के तहत चलाया जाए। ये है बयानिया। वन लाइनर आपने कहा है तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में, सादा ज़बान में और दो टोक अंदाज से आप बयान नहीं कर सकते कि हमारा इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो क्या है। देखें, आप कोई भी चीज़ घर लेके आते हैं, आप एक टेलीफोन ख़रीद के लाते हैं, उसके साथ एक छोटा सा किताबचा होता है जिस पर लिखा होता है कि इसकी ये जो उसे क्या कहते हैं कि ये मैनुअल है, एक ऑपरेशन मैनुअल है। आप गाड़ी ख़रीदें, आप कोई दुनिया की चीज़ लें, घड़ी ख़रीदें, तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भी एक किताबचा दे के भेजा है। उस मुकद्दस किताब का नाम कुरान पाक है जिसके तहत ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मैनुअल है, ठीक है। पाकिस्तान का मैनुअल जो है वो पाकिस्तान का आइन है। अगर आइन के तहत आप चलेंगे और ये मुल्क आइन के तहत चलाया जाएगा, सब ठीक होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए, आज जनूबी एशिया में आप हमारे गिरदोनवा में भी अगर नज़र डालें, सबसे कमज़ोर जो है रुपया वो करेंसी जो है पाकिस्तान की हो गई है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, बाकी मुल्क हमसे आगे, इंडिया हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान आगे निकल गया। क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या आपने देखना नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को किस सिमत की तरफ धकेल दी है? तो ये हुकूमत इस मुल्क को आइन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चला रही, आप ये कहते हैं?
हम ये कहते हैं जी कि ये हुकूमत जो है, खैर ये तो नालायकों का एक टोला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ तक आइन की बात है कि आइन को आप किस तरह लिंक करते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, तो वो ये है कि जो जिस इलेक्शन के तहत ये हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई है वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, वो इलेक्शन चुराया गया है, वो आइनी तौर पर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। इस हुकूमत ने बाकायदा एक प्लान के ज़रिए, एक जालसाजी के ज़रिए ये मर्ज़ वजूद में आए हैं और वो रिकॉर्ड मौजूद है। आइन और दस्तूर में क्या तरीका कार है? अगर इलेक्शन चुराया गया तो फिर आप क्या करेंगे? आइन और दस्तूर के तरीका से आए ना? नहीं, हम भी आइन और कानून के तरीके से आ रहे हैं, दस्तूरी तरीके से आ रहे हैं, जमहूरी रवायात के तहत हम आएंगे। बिल्कुल ये ना सोचा जाए कि किसी तरह का कोई गैर आइनी काम अपोजिशन प्लान कर रही है, या जो अपोजिशन का जो प्लेटफॉर्म बना है, जैसे आप PDM कह रहे हैं, वो कोई गैर आइनी तरीका हथकंडा जो है वो इस्तेमाल करने के चक्कर में है। बिल्कुल भी नहीं। आज भी जो बात हुई है, आप देखें, सब ने ये कहा है कि ये एक आइन की बालादस्ती की जदोजहद है, कानून की बालादस्ती की जदोजहद है, और इसमें कामयाबी के लिए तमाम आइनी तरीके इख्तियार किए जाएंगे। ठीक है। अगर हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं इमरान साहब, तो सबसे पहले तो आइन की पासदारी हमने खुद करनी है, और उसके बाहर जा नहीं सकते। फवाद चौधरी साहब, आइन और दस्तूर की बालादस्ती वो चाहते हैं और यही उनका मिशन है, और हुकूमत इसके रास्ते में रुकावट है। बात तो यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन PMLN का आइन, कानून और जमहूरियत से क्या ताल्लुक है? ये तो खुद एक डिक्टेटर की कोख से निकली हुई जमात है, जिसका जो बचपन है वो नवाज जनरल ज़िया के पंगूड़े में गुजरा। उसके बाद जिस तरीके से ये आगे बढ़े, जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो से ये पार्टी छीनी, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ साजिशें की उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट से मिलके, अब ये आइन और कानून की बात करते हैं तो वैसे ही हंसी आती है। और सच्ची बात तो ये है कि इनका ताल्लुक आइन और जमहूरियत से उतना ही है जितना कैप्टन सफदर साहब का फौज से ताल्लुक है। असल बात यह है कि ये जो तहरीक चला रहे हैं, इसका ना सर है ना पैर है। नवाज शरीफ साहब नेक फेयर में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बाकी कौम के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल आए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज बच जाएं। इसका कोई, आप मुझे बताइए कि इस तहरीक का सवाए इसके कि वो जो केसेस हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो, उसके अलावा इसका ना कोई मकसद है, ना इसका कोई सर है ना पैर है। अभी ये इलेक्शनों की अगर बात कर रहे थे तो आप देखिए कि इलेक्शनों में जो पिछली दफा 145 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई, इस दफा टोटल 90 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई, और पंजाब में जहाँ पे बकौल इनके धांधली हुई वहाँ 13 इलेक्शन पिटीशन PTI ने की हैं, 11 जो है वो PMLN ने की है। हमारी 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम 2500 वोटों से कम से हारे हैं, और 5 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पे हम 500 से कम वोटों से हारे हैं, एक्चुअली 700 वोटों से कम से हारे हैं। तो जहाँ पे ये फिगर्स आपके सामने हैं, और ये इनको भी पता है, हर एक को पता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं ना रिफॉर्म से, ना इनसे, ना जमहूरियत से। अगर जमहूरियत है तो मुझे बताइए मरियम नवाज किस जमहूरी ऑर्डर के तहत आज इनकी सरबराह है? क्या जो शाहिद खान अब्बासी है, ख्वाजा आसिफ हैं, ये जो बाकी लोग हैं, ये तारिक फजल चौधरी साहब की कुर्बानी जो है वो मेरे ख्याल में शरीफ खानदान से तो आगे निकली गई है, या आप समझ लें ख्वाजा साद रफीक को समझ लें, या आप बहुत सारे और लोग हैं, उन्होंने इनसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। शायद इन्होंने इनसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो पार्टी में उनकी क्या पोजीशन है? शायद वो इधर एक लाहौर में वो ज़ईम कादरी है, वो एक दिन वो बीमार हो गया तो सर उसके जिस्म पे निशान देखे मैंने। वो मैं कहीं मिलने के लिए गया तो उसने मुझे कमीज उठा के दिखाया और कहता है 10 साल पहले मुशर्रफ दौर में मुझे मार पड़ी थी, मेरे जिस्म पे आज निशान, जब मैं बीमार होता हूँ तो निशान वापस आ जाते हैं। तो ऐसी मार तो इस खानदान में किसी ने नहीं। आपको भी पता है ज़ईम का कसूर क्या था? सिर्फ उसका कसूर ये था ये मेरा हल्का है, इस हल्के से शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ इतनी उसने बात की थी, उसको उठा के फारिग कर दिया। तो जमहूरियत वगैरह से इनका क्या ताल्लुक है? आपको मालूम है जब पहली दफा इनको अक्सरियत मिली, ये 15वीं आईनी तरमीम लेके आ गए कि मैं अमीरुल मोमिनीन होऊंगा। तो वो मजाक ना करें, ठीक है, हकीकत के नजदीक रहना चाहिए, लेकिन एनीवेज अपनी कोशिश कर लें। चले एक फवाद चौधरी साहब, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हो, तो इसलिए यहां हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस फवाद चौधरी साहब वीडियो लिंक पे बराह रास्त प्रोग्राम है, मजा तभी आएगा जब आप वीडियो पे मौजूद होंगे। ब्रेक ले, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी तारिक फजल चौधरी साहब, देखें मामला ये है कि ये इनकलाबी होना
या इस तरह की सोच रखना कि आइन, दस्तूर, कानून के मुताबिक चीज़ें चलें, ये आदमी की शख्सियत का हिस्सा होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हुकूमत में हैं तो आप फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप अपोजिशन में आ जाएं या हुकूमत से निकल जाएं तो फिर आप इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। यानी मियाँ साहब का आप रिकॉर्ड देखें कि जब जब वो हुकूमत में आए उन्होंने कोई आइन और कानून और इन चीज़ों को कोई इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाए, लेकिन जैसे ही उनको हुकूमत से निकाला गया या वो निकल गए हुकूमत से तो फौरी तौर पर वो इनकलाबी बन जाते हैं। तो ये फ़ायदे और नुकसान के साथ तो सर ये तजारत थोड़ी है सर। देखिए, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा रहा हूँ और मैं इससे पहले भी 2008 से लेके 2013 तक गो के हम अपोजिशन में थे, लेकिन उस वक्त भी जब मैं मैंने था, हमारी पंजाब में हुकूमत थी, ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, आप उसे गवर्नमेंट ही कह सकते हैं। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा हो कि ये काम करना है जो मावरा आइन हो, या वो काम करना है जो गलत हो और वो कहे लेकिन किसी तौर पर हमने इसे करना है। मैं बिल्कुल खुद इस बात का गवाह हूँ कि गैर आइनी काम इकदाम कभी उन्होंने हमें ना कहा ना हमने उनको करते देखा। ये छोटा सा जवाब मैंने आपकी बात का दिया। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, देखिए बात यह है कि माजी के बहुत ज़्यादा किस्से और कहानियाँ हैं। अब ये इमरान खान साहब का अगर मैं कहूँ तो हॉलीडे इन होटल है, फवाद चौधरी साहब जानते हैं, इस्लामाबाद में, उसका जो बेसमेंट है उसमें उधर फंक्शन हो रहा था, इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, मैं मौजूद था उस हॉल में, स्टेट के साथ में खड़ा था। ये हमारा जो एक जॉइंट एक अपोजिशन होती थी उस वक्त की बात है। उनके कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैंने जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट की, लेकिन मैंने आप ये तहैया कर लिया है कि अगर कोई जर्नैल फरिश्ते की वर्दी भी पहन के आएगा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूँगा। ये उनके अल्फाज थे। ठीक है। तो लिहाजा अगर हम एक दूसरे के माजियों में जाते रहेंगे, उसने क्या किया, वो किस गमले में था, वो फलां था, बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे सियासतदानों से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमने माना है इस बात को। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था और अभी जो इमरान खान ने कहा कि मैंने मुशर्रफ की सपोर्ट की और मैंने गलत किया। कभी आपने सुना मियां साहब ने कहा कि मैंने ज़ियाउल हक की बहुत सपोर्ट की और ये सारा कुछ मैंने गलत किया? मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसमें क्या है, तहरीरी तौर पे ये बातें दर्ज हैं। ठीक है कि हमने माजी में गलतियां की हैं, हमने उसे सबक हासिल किया है। गलतियां की हैं लेकिन स्पेसिफिकली कभी नहीं बताते मैंने कौन सी गलती। अगर आप नाम लेके कह रहे हैं तो मैं आपको नाम लेके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं रैप हूँ अपनी पार्टी का, उसको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। देखिए आप जब बात हो रही है ना, फिर ये कहते हैं जी इदारों की बात, इदारों के खिलाफ, मैं वहाँ पे भी कैटेगरिकली पूछ लेता हूँ, मैं आपसे भी ये सवाल कर लेता हूँ कि क्या आप जनरल मुशर्रफ की गैर आइनी मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं, आप कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर जनरल मुशर्रफ की मार्शल लॉ के खिलाफ कोई बात करे तो क्या वो इदारों के खिलाफ बात करना है? क्या वो फौज के खिलाफ बात करना है? डिक्टेटरशिप भी उतनी ही बुरी है जितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो बुरी है। क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है सर? आप वहां जमहूरियत की बात करते हैं, यहां क्यों नहीं करते? देखिए बात ये है अपना इमरान साहब के जिस दोनों का आप मुवाजना कर रहे हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनरल मुशर्रफ अपना नाम लिया, चले मैं उसी पे एज अ सिंबल उसी को बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आइन की पासदारी का हलफ उठाया, आइन को एक नहीं 2 दफ़ा तोड़ा। ठीक है जी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो सिस्टम है, अगर 73 साल में मुल्क जैसे इंडिया था, इंडिया में चलता रहा है, अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी रही है, अगर पाकिस्तान में रहती तो शायद हालात यहाँ पे भी मुख्तलिफ होते। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि आज अगर PMLN को कोई भी शख्स लीड कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई रैलीज हो रही हैं, कोई जलसे हो रहे हैं, क्या उतना क्राउड निकलता है कि जब मरीम नवाज़ लीड कर रही होती है? क्या नवाज शरीफ लीड कर रहे होते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे होते हैं? तो ये अगर पब्लिक सेंटिमेंट को आप देखें, इसमें मैं तो नहीं लोगों को कहता कि फलां की जगह आप निकल आना, या आप तो नहीं कहते कि आप शायद खाकान लीड कर रहे हैं तो आपने कम निकलना है, आप मियां नवाज शरीफ खुद लीड कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा निकलना है। जिस जलसे में नवाज शरीफ खुद आते हैं वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का क्राउड ज़्यादा है। मरीम नवाज आएगी, शी इज़ अ क्राउड पुलर, इसमें ये हकीकत है। अब पार्टियों को चाहिए ऐसे लीडर कि जिनके नाम पे लोग निकलें, जिनके नाम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट डालें। वोट डालेंगे तो आप पार्लियामेंट में आएंगे, वोट डालेंगे आप हुकूमत में आएंगे, वोट डालेंगे आप अपने यही वो खानदान है जिसके लिए लोग निकलते हैं, वैसे नहीं निकलते लोग। देखिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक ग्राउंड रियलिटी है। ये रियलिटी फवाद चौधरी साहब के सामने रखते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब का इश्तिहार लग सकता है आपके दौरे हुकूमत में, तो मुशर्रफ साहब क्यों नहीं लग सकता? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका। दूसरा वो कह रहे हैं, लोग खुद कहते हैं जी मरियम नवाज चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी चाहिए, तो फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले? देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं देखिए जहाँ तक मुशर्रफ साहब का मामला है वो तो बड़ा सिंपल है। वो तो मैंने तो जो पहले आर्टिकल 6 में भी जब चल रहा था तो हमने कहा था जनरल ज़ियाउल हक और उनके साथियों से शुरू कर लेते हैं, मुशर्रफ साहब से क्यों शुरू करें? जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पवित्र है और परवेज मुशर्रफ विलेन है।
हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब तो इसीलिए जो है उनको तमाम उनके गुनाह जो है माफ हो जाते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से इस कौम की जान छुड़ाई थी और मैं तो उनको बहुत समझता हूँ कि इस कौम के मौसन है और उन्होंने जो जिस तरीके से इस माफिया से उस वक्त जान छुड़ाई थी, अगर ना छुड़ाते तो ये 15वीं आईनी तरमीम ला के ये तो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे। दूसरी बात ये है तारिक फजल चौधरी साहब अगेन मेरा बड़ा वो कह रहे हैं माजी के गुनाह है सर, माजी की गलतियां उनको माफ करके आगे बढ़े, अब वो इनकलाबी है। ये तो फिर ये चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब मुशर्रफ ने कौम पे एहसान किया है? इमरान साहब अगर मैंने सही सुना है, कह रहे हैं कि मियां साहब को हटा के तो बड़ा एहसान किया, कौम पे एहसान किया है। कह रहे हैं अब जिस हुकूमत का वफाकी वजीर एक डिक्टेटर के मार्शल लॉ को कह रहा है कि मुल्क और कौम पे एहसान किया है, तो वहाँ तो आर्गूमेंट खत्म हो जाता है। मैं क्या बहस करूँ और ठीक इसके बाद तो आर्गूमेंट खत्म हो जाता है। ठीक बात है चौधरी साहब, आपका आर्गूमेंट खत्म हो गया, इसके बाद ना बहस करें। लेकिन आप वो चूंकि मुशर्रफ से शुरू इसलिए भी नहीं करना चाह रहे कि मेरा भाई खुद उनके मुशीर रहे हैं। अच्छा पहले बात गाल से सुन लो ना, हौसला करो। नहीं मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी सुन रहे हैं। और दूसरी गल ये है कि देखे ना, बात यह है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, जब खान साहब आप कह रहे हैं कि माजी की गलतियां, ज़ियाउल हक की माजी की गलतियां माफ कर दें, परवेज मुशर्रफ की माजी की गलतियां याद नहीं कहा भाई, नवाज शरीफ साहब की माजी की गलतियां माफ कर दें और बाकियों की गलतियां याद रख लें। ये तो नहीं हो सकता, फिर सबकी गलतियां याद रखेंगे या सबकी गलतियां भूलेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का असल प्रॉब्लम यह है, उनके ऊपर इल्जाम यह है कि वो पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर उन्होंने ट्रांसफर किया है और वो पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। हमें कोई शौक नहीं उनको जेल में रखने का। वो और उनके बच्चे जो पैसे यहाँ से लेके गए हैं वो वापस करें, उसके बाद चाहे वो लंदन रहे, पेरिस रहे, न्यूयॉर्क रहे, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो बार बार इंडिया की PMLN वाले आजकल मिसालें दे रहे हैं कि बड़ी वहाँ पे जमहूरियत है, ये ऐसी जमहूरियत है जैसे हिटलर ने जर्मनी में नाफिज की थी। आप क्या इंडिया में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जितनी फाशिस्ट इस वक्त वो गवर्नमेंट है, क्या उसको आइडियलाइज कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत है, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है, जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने वो किया, क्या वो किसी भी जमहूरियत में का है? ये जो मोदी है ये बदतरीन फाशिस्ट है इस वक्त जो वहाँ पर हुकूमत कर रहा है और कोई एवोल्यूशन नहीं है हिंदुस्तान में जमहूरियत की। वहाँ पे जमहूरियत का बिल्कुल किस्से डूब गया है जहाँ जब से बीजेपी की राइज हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी को और हिंदुस्तान की जमहूरियत को आइडियलाइज करते हैं और ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इनके साथ। और तीसरी बात जो आपने की थी, अभी पूछा था कि आप बताइए कि मरियम, अगर आप, ये तो नहीं हो सकता कि पार्टी से बाहर तो जमहूरियत हो, पार्टी के अंदर अमलीयत हो। आप पहले अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाएं, पार्टी के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर बनाएं। और ये जो अब आप मरियम नवाज के सामने जब शाहिद खान अब्बासी साहब या तारिक फजल चौधरी साहब हाथ बांध के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ जमहूरियत का आपका आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। आप उसके बाद ये नहीं कह सकते कि क्या जमहूरियत है। सर, वो कह रहे हैं कि जमहूरियत में हमें क्राउड पुलर्स की जरूरत है और वो क्राउड पुलर्स हैं, उनके बगैर लोग नहीं आते, उनको लोग पसंद करते हैं, तो हम क्या करें? तो फिर तो सिंपल बात है, फिर तो आप जमहूरियत की बात ही ना करें, फिर तो शख्सियात की बात है। नहीं तो फिर आतिफ असलम को बना दें आप भी अपनी पार्टी का सरबराह, सर उसको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, क्राउड पुलर है वो भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर तो इनको चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फिर यही है कि फिर तो बल्कि मैं और बात करूंगा, अताउल्लाह ईसा खिलवी को सदर बना लें, उनसे बड़ा तो क्राउड पुलर ही कोई नहीं। वो अपना आतिफ असलम को बना लें, अली जफर को बना लें, ये सारे क्राउड पुलर हैं, जबरदस्त लोग हैं। तो अगर तो इन्होंने इस तरह से पार्टी चलानी है तो ये देखें, ये आर्गुमेंट इनका बेसिस ही गलत है। पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आए, फिर पार्टी के बाहर जमहूरियत की बात करें। जी मैं गुजारिश करूँ जी, कर लें जी आप। फवाद चौधरी साहब किसी निजी महफिल में है, प्रोग्राम के मूड में नहीं है, शोगल लगाने के मूड में है, इसीलिए वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो कम अज़ कम कोई चैनल पे ना करनी चाहिए, ना उसका सर है ना कोई पैर है। वो किसी निजी महफिल में बैठे हैं, आपने खामखा उन्हें डिस्टर्ब किया है, बेचारे ने कैमरे पे भी आना था, मेरे भाई ने नहीं आया। अब अताउल्लाह ईसा खिलवी फलाना पता नहीं किन ख्यालों में है, क्या नहीं याद आ रहा है। तो भाई क्राउड पुलर वो है जिसमें लोग वोट भी दें। इतनी बड़ी बात एक वजीर को समझ नहीं आ रही कि क्राउड पुल हमने गाना या कोई वो PTI का जलसा करने के लिए गाने सुनने के लिए नहीं करना, चलते हैं ये क्राउड पुलर। मैं उसकी बात कर रहा हूँ चौधरी साहब, बादशाह जरा वोट भी पाण लोग उसके कहने दे या उसकी शक्ल देख के, ये आतिफ असलम ते ईसा खिलवी के कहने दे वोट नहीं कोई पाएगा। ए जनाब इतनी जी गल है। दूसरी बात, बार बार वो ज़ियाउल हक का नाम ले रहे हैं, वो करें शुरू ज़ियाउल हक से जी, सदर अयूब से शुरू करें, यहिया खान से शुरू करें। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, वो पटिशन आप फाइल करें ना यार, ये हुकूमत करती होती आर्टिकल 6, हमने तो मुशर्रफ खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, आप ज़ियाउल हक पे करें।
आप यहिया खान पे करें, मैं सपोर्ट करूंगा। आप अगर डिमांड एक मिनट बात मैं करूंगा सपोर्ट, असेंबली में डिमांड करें, वो हुकूमत कहती है हम करेंगे। क्यों डिमांड करें जी? मैं आपको कह रहा हूं कि आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करें जनाब ज़िया के खिलाफ। फवाद चौधरी साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँ अदालत में जी। चलें, दूसरी बात सुने, यानी आगे एक मिनट दूसरी बात जो आपने की है ना, मैंने इसलिए कहा कि आज आप शुगर लगाने के मूड में हैं कि आपने कहा कि मोदी एक फाशिस्ट है और मुस्लिम लीग नून को बड़ा वो पसंद है। और मेरे भाई, उसकी इलेक्शन में कामयाबी के लिए दुआ गो आपका प्राइम मिनिस्टर था, वो सच्चा था या आप सच्चे हैं? मैं मोदी को बहैसियत इंसान और उसके किरदार और उसकी हरकतों पे लानत भेजता हूं, लेकिन जो आप उसकी चाहत में पागल हुए थे और आपका लीडर इमरान खान, मौजूदा लीडर, साहब की मैं बात नहीं कर रहा, मौजूदा लीडर जो ये ख्वाहिशमंद था और देगें दे रहा था कि अल्लाह करे मोदी जीते, अल्लाह करे मोदी जीते, वो मैं नहीं था, वो PMLN का कोई बंदा नहीं था, उसका नाम है इमरान खान, ये वाला नहीं, PTI वाला इमरान खान। तीसरी बात ये है जी, हाँ जी, तीसरी बात ये जल्दी मैं अर्ज कर दूं कि जब ये कहते हैं कि जनाब इन्हें इंडिया का नाम ले रहे हैं, वो मेरे भाई, मैंने सबसे पहले नाम लिया है बांग्लादेश का कि वो हमसे आगे निकल गया, उसकी करेंसी हमसे स्ट्रांग हो गई है। मैंने इंडिया का नाम लिया तो अफगानिस्तान का भी नाम लिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं और पाकिस्तान का रुपया इनके मुकाबले में गिर गया है, तो क्या ये कहना गलत है? क्या ये कहना गलत है कि हमारी मौजूदा पॉलिसियों के नतीजे में आप खुद सोचें, जब आप आए तो डॉलर 104 पे था, आज 165 पे है। इमरान साहब, ये कोई मामूली बात है? मामूली बात नहीं। पाउंड 120 पे था, आज 225 पे है। ये कहना कोई गलत बात है? इसको दुरुस्त करें। आप चले जाते हैं जनाब माजी के किस्से कहानियों में, सबको पता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसी वे फॉरवर्ड ढूंढें खुदा के लिए। ये मुल्क जिस तरफ हम धकेल रहे हैं ये, और फिर ये कह देना कि जनाब जब मुशर्रफ ने मुल्क पे एहसान किया था माशाल्लाह लगा के, और आप मुझे कह रहे हैं कि आपका बयानिया क्या है? मेरा बयानिया ये है कि उसने एहसान नहीं किया था, वो काबिल मजम्मत फेल कल भी था, आज भी कोई करेगा तो काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी साहब के बयान से, जो माशाल्लाह हुकूमत के एक अहम वफाकी वजीर हैं, उनके बयान से तो ये लग रहा है कि आज अगर दोबारा माशाल्लाह लगता है मुल्क में, तो फवाद चौधरी साहब उसके भी साथ होंगे जी। जनाब आपने मुशर्रफ से बड़ा एहसान कर दिया मुल्क पे, यार ये ना करें खुदा का वास्ता जी। फवाद चौधरी साहब, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप वफाकी हुकूमत है, आपसे मंसूब तवक्कुआत पूरी होंगी? पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है तारिक चौधरी साहब को चाहिए कि अपने गाड़ी पे कम से कम पीछे लिखवा लें कि यादें माजी अजाब है यार। अब और मुझे कोई मसला नहीं है यार, मेरा एक लीडर था फवाद भाई, मेरे 4 लीडर नहीं थे। यादें आजादी, आप मुशर्रफ आपका लीडर, बिलावल आपका लीडर, अच्छा और शौकत अजीज आपका लीडर, तो आपके लिए माजी यादें अजाब होगा, मेरे लिए नहीं, मेरा एक ही लीडर है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर नहीं बनाया। अच्छा चलें जी, फवाद साहब जज्बाती ना हो यार, वो गलत इल्जाम ना लगाए ना, मुझे क्या, मेरे माजी है ही कोई नहीं। मैं तो PMLN की बात कर रहा हूँ, मैं तो मुझे पता है आपका, आप तो बड़े जबरदस्त आदमी है, आपका क्या। दूसरी बात है, मैं इसलिए आपकी बात ठीक है, शुगल के मूड में हूँ क्योंकि मैं आप सारी पार्टी को शुगल समझता हूँ। आप जो है ना सल्तनत शुगलिया के जो अरकान है, आपके साथ क्या मतलब कोई सीरियस बात करें, मतलब आप ना कोई आर्गुमेंट है, ना कोई बात है, ना आपके पास कोई, मतलब आप देखिए इमरान साहब ने आपको डिस्टर्ब किया, आपकी महफिल खराब की है, कसम से खराब किया इमरान खान ने आपको। आप देखिए सच्ची बात है, आपका कोई वजन नहीं है, ये आपको सिर्फ अपने घर में लगता है कि आप इम्पोर्टेंट है, बाहर आप लोगों का प्रॉब्लम यह है इस वक्त आपकी कोई हैसियत नहीं है सर। उनके ऊपर बगावत के पर्चे हो रहे हैं सर रियासत की तरफ से, फिर हैसियत नहीं है, ये कैसे हो सकता है? फवाद चौधरी साहब को रेस्ट दें जी, किसी और को ले लेना, लाइन पे ही लेना है ना, उस बेचारे को रेस्ट। नहीं एक मिनट, एग्री कर रहे हैं सर। नहीं, मैं आपकी बात 100% एग्री हूँ, बगावत का पर्चा उनके ऊपर गलत हुआ। मैंने तो पहले दिन कहा है चोरों को बागी तौर के क्यों पेश करना है, चोरों को चोर रहने में, चोरों को PTI में शामिल करें। नहीं वो आप शामिल करें ना यार, सारे आपने शामिल किए हुए हैं, बनी हुई है PMLN, उसके सारे सर्टिफाइड चोर चोरी साथ रखे हुए हैं। तारिक चौधरी साहब से हमारी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही PMLN से, सिंपल बात है। देखें जो उनके ऊपर केसेस हैं, लड़ाई उनकी भी आपसे नहीं है, वो कहते हैं हमारी लड़ाई किसी और से है। हाँ नहीं, वो दो दिन से है, फिर लड़ ले, उन्होंने पता लग जाएगा जी, पहले बेचारे हाल कोई नहीं है। अगर दूसरी बात यह है कि ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारा नवाज शरीफ साहब से क्या है, हम ये कहते हैं कि पहले ये कहते हैं कि हम पे केसेस गलत बने। अब केसेस अगर आप उठा के देखें, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बने हैं, सुदित्से ज़िदबर्ग अखबार है, जर्मनी का अखबार है, उसने पनामा पेपर जो है वो उसने शाया किया।
उसके नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत नहीं गई, आइसलैंड में हुकूमत गई और दुनिया में बहुत जगहों के ऊपर हुकूमतें जो है वो तब्दील हुई। उसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस है या बाकियों के ऊपर केसेस है, देखिए पहले ये होता था जब तारक फजल चौधरी साहब की हुकूमत हुआ करती थी, ये किसी को पकड़ते थे, उसको मार कूट लिया, खिलाफ बयान लिया और अदालत चले गए। यहाँ पे तो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, 41 वॉल्यूम का एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, 63 वॉल्यूम जो है वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ है, इसी तरह से मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब, इन सब के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप उन केसेस का सामना करें। आप लोग जो है, या दूसरी सूरत में देखिए, हम इमरान खान की कोई जाती लड़ाई क्या है नवाज शरीफ साहब से? हमारी जाती लड़ाई तो नहीं है, सिंपल नहीं, फौजी साहब एक सेकंड फौजी साहब एक सेकंड स्पेसिफिक हो जाए थोड़ा सा। देखें, जनरलाइज ना करें। मैं अगर तो आपकी जाती लड़ाई नहीं और ये कानूनी लड़ाई है तो फिर इसको कानूनी रहने दें, इसको सियासी मामला क्यों बनाते हैं शादरा जैसी FIR काट के? और अगर काट गई है और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इर्रेलेवेंट हूं, मैं तो जानते ही नहीं है FIR कैसे हो गई है और ना मेरा इसमें कोई ताल्लुक है, तो सर फिर रियासत की ईमा पे होने वाली FIR को प्राइवेट आदमी करवा जाए तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। आपने अभी तक खत्म भी नहीं की। रोजाना पंजाब में तकरीबन 3-3.5 लाख FIR होती हैं। आपका हर FIR वज़ीर-ए-आज़म से पूछ के होती है। सर रोजाना बगावत की कोई एक्सरसाइज, सर देखो बगावत की तो साल में एक भी नहीं होती सर, साल में एक भी नहीं होती बगावत की। बगावत की ये भी नहीं है, ये भी है कि आपने वायलेंस इंसाइट किया है। सर बगावत की है, सेडिशन का मतलब बगावत सर नहीं, वो इसमें वायलेंस इंसाइट करने की है। लेकिन मैं मुझे आप ये बता सकते हैं कि 121, 124, 120, 153 और 505 ये कितनी लगती हैं सर रोजाना? नहीं, पहली बात तो ये है, नहीं रोजाना करती हैं, ये बेशुमार करती हैं। स्पेशली ये जब से मामला हुआ है ना कि ये इन्होंने ओपन FIR पॉलिसी की है, उसमें रोजाना कटती है। लेकिन मैं एक्चुअली आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये नहीं कटनी चाहिए थी। और अगर ये कट गई है तो ये खत्म होनी चाहिए। तो वो तो पुलिस से खत्म करनी है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हुक्म दे सकता। सर नहीं, ये जो FIR है इसमें सूबाई या वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर या उनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर तो ये वाली FIR नहीं हो सकती। तो ये जाके कल अदालत चैलेंज करे, खत्म हो जाएगी। या अगर पुलिस खुद खत्म करना चाहे खुद खत्म करेगी। वो तो गिरफ्तारी देने चले गए थे। नहीं, आपको ये समझते हैं कि ये मुनासिब है कि प्राइम मिनिस्टर FIR क्वेश्चन करने का हुक्म दे? सर FIR देने का हुक्म तो कहीं से आया ना, तो खत्म करने का हुक्म भी वहां से आ सकता है। वो तो हमने बता दिया, हमारी तरफ से तो कोई नहीं आया, ना ही और किसी की तरफ से आया। कई दफा नीचे वैसे भी तो हो जाता है ना, गलतफहमी में भी हो जाती है। बयानात पे और हालत पे। भाई मैं आपको बताऊं कि चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि किस दफ्तर में SHO को बुला के FIR डिक्टेट कराई गई है। क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोग सुन के हंसे आपकी बातों को? बताएं ना, रोजाना इतने कटते हैं। ये 121, 124 की जो बात हो रही है, ये हुकूमत ईमान नहीं, ये हुकूमत की रिकमेंडेशन के ऊपर ये कटती है और ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग की FIR है। ये इसकी तशरीह इमरान साहब से पूछें, ये आपको दफा दर दफा करके बताएंगे। मैंने सुना है आगे। और दूसरी जी, कहाँ से हुई है FIR? गवर्नमेंट ने कटाई है जी। कौन से दफ्तर में बुलाया था? दफ्तर बुलाया था, ये फवाद चौधरी साहब को पता है। ये भी यहाँ पे मासूम बने हुए हैं, चले बने हुए हैं। मुझे क्या पता? यानी SHO को दफ्तर बुला के डिक्टेट कराई गई है FIR। यार इस तरह करें चौधरी साहब, शदरा अपने स्टाफ को कहें, अभी शदरा के SHO को फोन करे, आपको बता देगा, वो बिल्कुल बता देगा। मेरे पास उसका सारा डेटा है कि किस किस ने कराई है और कहाँ बुला के कराई है। ये ना करें कि पता नहीं है, हजारों कटती हैं, फलान होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक FIR कराने वाला एक ठग है जिसके खिलाफ FIR इससे पहले कई हो चुकी हैं। एक दूसरी रियासत का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर आपने गद्दार डिक्लेयर करवा दिया है उसमें। ये कोई मामूली बात है कि शदरा में कैसे जो बैठा हुआ था टिला सा, एक बंदा गया है ईरा मीरा, उसने जाके दरखास्त दी है। दफ्तर तो बता दें कौन सा इनका MP है, MNA, वजीर है, कौन सा वजीर आला पंजाब है, कौन है, किसके दफ्तर से हुआ है? दफ्तर पता है जी, इन्हें पता है फवाद चौधरी साहब को। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप ना इस तरह करें, लोगों से मजाक ना करें। नहीं पता यार, तुम्हें पता है तो अच्छा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। ये कुछ चीजें कह रहे हैं वो ऐसा दफ्तर है जहां पर जलते हैं, फिर वो प्रोग्राम के बाद आप बता देंगे, फिर मैं उनको बता दूंगा। फवाद चौधरी साहब को प्रोग्राम के बाद ये बता देंगे। ब्रेक ले लें, वापस आके फिर बात करते हैं। बोले अभी बता दें, आप ब्रेक में फोन करें। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा तारक फजल चौधरी साहब, आपकी तहरीक के ऊपर एक सवाल ये उठाया जाता है कि ये अवाम के लिए नहीं है, ये आप लोगों के अपने लिए है, आपके अपने केसेस के हवाले से है।
अपोजिशन जो फंसी हुई है वो अपने मामला से निकलने के लिए तहरीक चला रही है, इसके अंदर कुछ अवाम का लेना देना या अवामी अमल दखल को आप शामिल नहीं कर पाए फिलहाल? इमरान साहब, ये जो तासुर है, ये जो गलत तासुर है, ये हुकूमत इसलिए पैदा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अवाम के अंदर उन्हें आज खुद एक तब्दीली नज़र आ रही है। ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो हुकूमत को रिपोर्ट कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कि अवाम के अंदर इर्ताश है, अवाम के अंदर कोई हरारत है, अवाम के अंदर कोई नाराज़गी है, और 100% है। भाई जो अपनी बिजली का बिल 1500 देता था आज वो 8000 दे रहा है। जो बेवा पेंशन लेती थी 14,000 रुपया, उसकी बिजली का बिल आ रहा है 18,000 रुपया। तो अवाम क्या सुकून में है? अवाम के लिए पूरी मैशत जो उनकी है वो उनकी 3 वक्त की रोटी है, अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस है और बिजली और गैस का बिल है। इसके ऊपर तो पाकिस्तान की अवाम की मैशत ना है ना वो समझना चाहते हैं। पब्लिक इश्यूज की आप पब्लिक इश्यूज की वजह से ये तो मैंने 2-4 बोले हैं, उसकी वजह से अवाम इनसे तंग है और निकलने के लिए तैयार हैं। पहली बात इसलिए ये कह रहे हैं कि जी अवाम का ताल्लुक नहीं है, अवाम की तवज्जो बटाएं। दूसरी बात ये जी कि मियां नवाज शरीफ का मुकदमा ये है ही अवाम का मुकदमा। ये अवाम जिस अजाब में इस वक्त फंस चुके हैं इस हुकूमत की वजह से, ये उनको निकालने का नुस्खा है। सर कोई दो राय नहीं है। आखिरी बात एक अर्ज कर दूं, मुकदमे की जो आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब को मुकदमा या PMLN के लीडर्स को मुकदमे में कोई रियायत चाहिए, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा जी पनामा आया और जनाब पनामा की वजह से ये सारा कुछ हुआ। नहीं, मियां नवाज शरीफ का चौधरी साहब आपने डिस्क्वालीफाई पनामा पे नहीं किया था, इसलिए किया था कि उसके पासपोर्ट पे दुबई का वीज़ा लगा हुआ है, और वो भी इसलिए लगा था, सारी ज़िंदगी नहीं लगा। वो कामा भी इसलिए लगा था कि 99 में जब मार्शल आया तो जब वो मुल्क से बाहर थे 8 साल रहे तो वो मजबूरी थी। के केसेस में भी और सजा तो दूसरे नहीं, उन्हें डिस्क्वालीफाई आपने किस पे किया? डिस्क्वालिफिकेशन अलग है लेकिन सजा पनामा पे तो नहीं किया ना। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पनामा पे नहीं गई सर, वो तो करप्शन पे नहीं गई किया ना, आप जाके अप्लाई कर। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं तो दो क्योंकि आप लोग चले मैं तादाद में प्रोग्राम देखते हैं ना, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को पनामा की वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर नहीं भेजा गया। ठीक है, बाकी जिस जज ने उन्हें करप्शन की बुनियाद पे निकाला वो खुद निकल गया। फवाद चौधरी साहब, पब्लिक इश्यूज वो कह रहे हैं जी हैं, क्यों नहीं है, हम पब्लिक के लिए निकल रहे हैं। आप बार बार कहते हैं इट्स ऑल अबाउट देयर डर्टी मनी। साहब से कहें कि कोई लोगों की हालत कैसी है, जरा आप खुद बता दें। तो यह है कि पब्लिक इश्यूज तो बिल्कुल है और इस पर मैं एग्री करता हूँ। उसमें जो महंगाई का मामला है या मईशत का मामला है, ये वो इम्पोर्टेंट मसले हैं जिस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए और उस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन डिस्कशन होनी चाहिए या इसका हल भी निकलना चाहिए कोई? गाल से मुकम्मल कर दो ना, मुझे पता है आप जिस बात हो सकता है हल निकाल। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि हल निकालेंगे। जो इशू ये है कि जो इसका जो लेकिन जो तारक फजल चौधरी साहब का जो नैरेटिव है या PMLN का नैरेटिव है, वो तो इस इशू के ऊपर नहीं निकल रहे। वो तो कह रहे हैं हमारी मुकाबला तो इस हुकूमत से है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो इनके पीछे वालों से है और मईशत तो इनकी जो कैंपेन है उसका हिस्सा ही नहीं। इनका जो इस वक्त मामला है वो सिर्फ ये है कि जो ये कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई इसमें नहीं हुए, उसमें नहीं हुए। अल-अज़ीज़िया क्या थी? अल-अज़ीज़िया फ्रंट थी। हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ ने जो 32 कंपनियां बनाई जिसमें $2 बिलियन की ट्रांजेक्शन हुई और जो पैसा बाहर गया, नवाज शरीफ उसी मुकदमे में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और जो अभी इस वक्त भी वन हाइड पार्क में जहाँ हसन नवाज शरीफ ने जहाँ रह रहे हैं और जो नवाज शरीफ अब जो वहाँ रह रहे हैं, हुसैन नवाज शरीफ रह रहे हैं, वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज की प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या बात हुई कि हम तो वहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे वहाँ रहेंगे, लेकिन PMLN के कारकुन सड़कों के में ऊपर हुआ उनको बचाने के लिए। तो कोई अपना नैरेटिव तो बनाए, तो बयानिया तो बनाए, उसके बाद PMLN के कारकुन। और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है जो PMLN के कारकुन हैं, ना सिर्फ ये कि वो इनके नैरेटिव को मुस्तरद करेंगे, बयानी को मुस्तरद करेंगे, और कौम तो इनके साथ है ही नहीं। देखें सर, पब्लिक इश्यूज जब तक रहेंगे, महंगाई रहेगी, गुर्बत रहेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक उनको फ्यूल मिलेगा। ये चीजें तो आपने दुरुस्त करनी है, 100% हमने ठीक करनी है। और आप ये देखिए ना कि ये मुल्क जब हमें मिला था, हमारे पास 2 हफ्ते के भी फॉरेन रिजर्व नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। कोविड जिसने हिंदुस्तान को, अमेरिका को, यूके को उड़ा के रख दिया, कोविड में आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और इमरान खान की हिकमत अमली से हम उससे बाहर निकले हैं। इसी तरीके से जो मुश्किलात हैं उनको सामने रख के आगे चलना है ना। ये इनको देखिए, जो भी गैस की बात कर रहे हैं, जब ये आए थे 1 रुपया गैस के ऊपर डेट नहीं था, जब छोड़ के गए हैं आज 250 बिलियन के ऊपर। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ऑडियो पे करने का, बड़ी मेहरबानी आपकी। तारक फजल चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी भी ज्वाइन करने के लिए। आपने हुकूमत को सुना, अपोजिशन को सुना,
फैसला आप खुद कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।